हिंदी कहानी सच्चे प्रेम की सच्ची कहानी भाग 2। नमस्कार साथियों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मुझे और समीर को एक साथ देखकर पापा मुझे हॉस्टल से जबरदस्ती घर ले गए और वहां पर किसी और से मेरी सगाई करने का फैसला लिया। तो मैं बहुत घबरा गई। अब आगे सिद्धांत पापा से बोले कि अंकल जी, सगाई से पहले एक बार मैं रश्मि से अकेले में बात करना चाहता हूँ, यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो। पापा ने कहा कि हाँ, जरूर बात कीजिए, पूरे जीवन का प्रश्न है। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बेटा रश्मि, डॉक्टर सिद्धांत को अपने कमरे में ले जाओ, मैं चाय वहीं भिजवा देता हूँ। इस तरह से डॉक्टर सिद्धांत के साथ मैं अपने रूम में आ गई। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और मैं भी बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। डॉक्टर सिद्धांत ने मुझसे कहा कि रश्मि, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारे आंसू कहते हैं कि यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। प्लीज तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग दूंगा। मुझे थोड़ा सहारा मिला तो मैंने हाथ जोड़कर डॉक्टर सिद्धांत से कहा, यदि मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो मेरे पापा बहुत नाराज होंगे, उनकी इज्जत पर आंच आएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन प्लीज आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जीवन में कोई भी सुख नहीं दे सकती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वह प्यार केवल आकर्षण नहीं है। हम दिल की गहराइयों से एक दूसरे को प्यार करते हैं और उससे दूर जाकर तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। डॉक्टर सिद्धांत ने पूछा कि समीर से। मैं डॉक्टर सिद्धांत के मुंह से समीर का नाम सुनकर चौंक गई। तो डॉक्टर सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समीर को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि शेखर जो मेरे मामा का लड़का है और तुम्हारा पड़ोसी भी है, समीर उसका दोस्त है। एक बार जब तुम्हारी छुट्टियों में वह शेखर के घर आकर रुका था, तभी मैंने तुम दोनों की प्रेम कहानी जान ली थी। मैंने कहा कि फिर आपने मुझसे शादी करने को क्यों तैयार हो गए। तो डॉक्टर सिद्धांत ने कहा कि रश्मि, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे, क्योंकि तुम प्यार को अच्छी तरह से समझती हो। तो सच्चाई यह है कि मैं तो बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी तुम पर मैंने प्रकट नहीं किया। मैंने सोचा जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पापा से शादी की बात करूंगा। लेकिन इस बीच मुझे तुम्हारे और समीर के बारे में पता चला। मैं बहुत दुखी और मायूस हो गया और मैंने सोच लिया कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। एक दिन तुम्हारे पापा ने फोन करके मुझे बात करने के लिए पटना बुलाया। मैं परसों तुम्हारे पापा से मिला था और मैंने उन्हें बताया कि शेखर समीर का दोस्त है और मैं जानता हूँ कि रश्मि समीर से प्यार करती है, तो आप उसकी शादी मुझसे क्यों करना चाहते हैं। तो तुम्हारे पापा ने कहा, वह अभी नादान है, जिंदगी का भला बुरा कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हारी निगाहों से हमेशा रश्मि के लिए एक खास जगह देखी है। मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन रश्मि को पसंद करते हो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करके तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, लेकिन बीच में ही यह मुसीबत आ खड़ी हुई। समीर को मैं नहीं जानता, होगा अच्छा लड़का, लेकिन गरीब घर का है। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वह स्वयं अभी पढ़ता है, रात में ट्यूशन पढ़ाता है, क्योंकि उसके ऊपर अपनी विधवा माँ और 2 छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। वह सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहेगा। रश्मि ऐसो आराम में पली लड़की है, अभी प्रेम का नया नशा है, इसलिए उसे सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही। एक दिन जब उसका भ्रम टूटेगा तब कहीं की नहीं रहेगी। समीर उसे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी नहीं दे पाएगा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, पैसे की भी जरूरत होती है। और फिर मैं जानता हूं कि तुम रश्मि को सुखी रखोगे और एक दिन उसका दिल जीतने में भी कामयाब हो जाओगे। आगे सिद्धांत ने कहा, रश्मि, मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, वह बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी इंसान है। मैंने सोचा कि यदि मैंने शादी को मना कर दिया
तो वह किसी और से तुम्हारी शादी करा देंगे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार को भी समझता हूँ। तुम्हारे साथ किसी तरह की नाइंसाफी या जोर जबरदस्ती ना हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दिया। अभी जो हो रहा है चुपचाप होने दो, आगे मैं सब ठीक कर दूंगा। रश्मि चुपचाप डॉक्टर सिद्धांत की ओर देखती रही, क्योंकि डॉक्टर सिद्धांत की बातों के अलावा कोई जवाब नहीं था उसके पास। जो कह रहे थे सही कह रहे थे। डॉक्टर सिद्धांत ने कहा, आओ चले, और रश्मि का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में आए। सगाई की रस्म पूरी हुई और दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। चलते चलते डॉक्टर सिद्धांत ने कहा, अंकल जी, हमारी सगाई तो हो गई है, लेकिन मैं शादी रश्मि के फाइनल एग्जाम के बाद ही करूंगा। तो पापा ने कहा, बेटा हम दोनों के पास इतना पैसा है, रश्मि को पढ़ने की क्या जरूरत है। सिद्धांत बोले, अंकल जी, मेरी जिंदगी में पढ़ाई पैसे से पहले आती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रश्मि अपनी पढ़ाई पूरी करे। समीर के वियोग में तड़पते हुए मेरे मन को बहुत राहत मिली। मैंने सोचा कि हॉस्टल जाकर मैं डॉक्टर सिद्धांत को बुलाऊंगी और समीर के सामने सारी बातें स्पष्ट करूंगी। दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। और मैंने अपने भविष्य को समय के हवाले कर दिया। भैया मुझे हॉस्टल छोड़कर आ गए। मैं जैसे ही हॉस्टल पहुंची, मैंने अपनी फ्रेंड से समीर के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारे अचानक चले जाने से वह बहुत परेशान हो गया था, बहुत घबरा गया था। तुम्हें फोन लगाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। मैंने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई कि मेरा फोन छीन लिया गया था। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे समीर से अभी मिलना है। उसने कहा वह 2-3 दिन से कॉलेज नहीं आया। लड़के बता रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है। मैं समीर को देखने के लिए बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। मेरा दिल घबरा रहा था, उसे कुछ हो ना गया हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागकर हॉस्टल से बाहर निकली और एक रिक्शा करके समीर के कमरे में जा पहुंची। मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरी सांसें तेज चल रही थीं और आंसू बार बार पलकों का बांध तोड़कर बाहर आ रहे थे। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया। समीर ने उठकर दरवाजा खोला, मुझे देखकर चौंक गया। मैं तेजी से अंदर घुसी और जोर से उससे लिपट गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, शांत रहो, पहले बताओ क्या हुआ, कहाँ चली गई थी। तुम तो जानती ही हो कि इतने दिनों में मेरा क्या हाल हो गया, कितना परेशान था मैं। तुमने मुझे फोन नहीं किया और तुम्हारा फोन भी बंद था। बस इतना पता चला कि तुम्हारे पापा आए थे और तुम्हें ले गए। किसी अनर्थ की आशंका से मैं डर गया था, इसीलिए मैं शेखर के घर भी नहीं जा सका। सोचा वहां जाकर तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दूं। मैंने इतनी कस कर समीर को भींच लिया कि अब हमारी धड़कनें एक हो गईं। मैंने अपने होठों को समीर के होठों से लगाते हुए उसे चुप करा दिया, उसे अपनी बाहों में कस कर जकड़ लिया। मैंने रोते हुए कहा, माफ कर दो समीर, अब तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब समीर भी अपने को रोक न सका। हम एक दूसरे को आत्मा की गहराई से प्रेम करते थे। एक दूसरे का स्पर्श पाकर हमारी भावनाएं काबू में ना रहीं। कहते हैं कि जब प्रेम पर समाज का पहरा लगाया जाता है तो मिलने की तड़फ और बढ़ जाती है। जितना रोका जाता है, चाहत उतनी बढ़ती जाती है। एक झटके से सारी दूरियां मिट जाती हैं। परिवार का डर, लाज कुछ भी आड़े नहीं आता। वही हाल आज हम दोनों का था। इससे पहले हमने कभी एक दूसरे को गले में नहीं लगाया था, बाहों में नहीं लिया था, और आज गहरे दुख और अलगाव के डर से मैं पूरी तरह से समीर में समा जाना चाहती थी कि दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे दूर ना कर सके। समीर ने 1-2 बार कोशिश की मेरी भावनाओं के वेग को रोकने की, किंतु वह भी तो मुझसे प्रेम करता था। हम दोनों अपने आंसुओं में बह गए और कब दो शरीर एक आत्मा और एक शरीर बन गए, हम समझ ही नहीं पाए। समीर ने कहा, रश्मि, यह उचित नहीं है, यह गलत है। लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हारी हूं समीर, जन्म जन्मांतर तक, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और की
हो भी नहीं सकती। मैंने समीर का सिर अपनी गोदी में रखकर उसके बालों को सहलाते हुए धीरे धीरे उसे सारी बात बताई। मैंने कहा, बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मेरा शरीर तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है जो तुमसे दूर होकर जीवित ही नहीं रह सकता। उस रात मैं समीर के कमरे पर ही रुक गई। समीर ने मुझे हॉस्टल छोड़ आने का बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि समीर से दूर होने का जो दुख मैंने सहा था, अब उसे एक पल के लिए भी छोड़ नहीं पा रही थी। वह रात हमारी दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। एक साथ बिताया हुआ हमारा हर एक लम्हा हमारे जीवन का सबसे कीमती पल था। इन पलों के सहारे मैं एक जीवन तो क्या, कई जीवन गुजार सकती थी। बड़ी देर तक हम जाने कितनी सारी बातें करते रहे, अपने भविष्य की प्लानिंग करते रहे, अपने प्यार की और अपने एहसास की बातें करते रहे। आज पहली बार हमने खुलकर एक दूसरे से अपने मन की बात की। जाने कितनी बातें और कितने शब्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की हर सांस को अपने अंदर महसूस करते हुए जाने कब हमारी आंख लग गई। अगली सुबह हमारी जिंदगी की एक नई भोर, सुनहरी भोर थी। हम दोनों के होठों पर कुछ शर्माई सी मुस्कान थी। समीर हमारे खाने के लिए कुछ सामान लेकर आया। मैं उठकर मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके गले से लग गई। मैंने कहा, समीर, हम रोज साथ क्यों नहीं रह सकते? समीर ने मुझे गले से लगाया और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, रश्मि, अभी सफर बहुत लंबा है। हम दोनों को पढ़ना है, जीवन में कुछ बनना है। उसके लिए हमें संयम से काम लेना होगा। सफलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता, कठिन तपस्या होती है। मैं जानता हूं कि इस कठिन तपस्या में तुम मेरा साथ दोगी। मैंने कहा, समीर, बस तुम मेरी आंखों के सामने रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जीवन भर प्रतीक्षा कर सकती हूँ। मैं समीर के गालों पर अपने होठों का स्पर्श छोड़ते हुए हॉस्टल चली आई। फिर तैयार होकर कॉलेज चली गई। क्लास खत्म होने के बाद मैं और समीर मंदिर पहुंचे। आज मैं समीर की अर्धांगिनी की तरह उसके साथ खड़ी होकर भगवान शिव से अपने प्रेम और समीर के साथ की भीख मांग रही थी। मैं गिड़गिड़ा रही थी, प्रभु, हमें कभी अलग मत करना। मुझे रोता देखकर समीर ने मुझे संभाला, कहा कि तुम रो मत प्लीज, वरना मेरा धैर्य टूट जाएगा। तुम्हारे कारण ही मैं चुप हूं। मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से। मैंने कहा, समीर, तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो। उसने कहा, अपने प्रेम की ताकत को तो जानता हूँ। वह तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे सुख से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं है। वह समझेंगे हमारी बात। और हम दोनों जाकर उस पत्थर की शिला पर बैठ गए जहां पहले दिन बैठे थे। समीर मेरा हाथ पकड़कर बोला, रश्मि, अगर मैं तुमसे एक वादा मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगी? रश्मि ने कहा कि मेरा शरीर और मेरी जिंदगी सब तुम्हारी है, फिर मुझसे कुछ मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हारा हक है मुझ पर। समीर ने कहा, मुझसे वादा करो कि आज के बाद फिर कभी तुम मेरे कमरे पर नहीं आओगी। मैं यह नहीं कहता कि कल हम दोनों के बीच जो हुआ वह गलत था, क्योंकि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम है, जिसमें एक दूसरे के लिए छल की कोई भावना कभी आ ही नहीं सकती। तो उसमें मिलन पाप नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक हम दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और जब तक हम अपने बड़ों के आशीर्वाद से विवाह के बंधन में नहीं बच जाते, तब तक हमें अपनी मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। मैं एक टक समीर का मुख देखती रही। कितना संयम और कितनी गंभीरता और समझदारी है, कितनी पवित्रता है उसके प्रेम की भावना में। मैंने अपनी सहमति दे दी। वह मुझे मेरे हॉस्टल छोड़कर अपने रूम में चला आया। अगले ही दिन डॉक्टर सिद्धांत का फोन आया। मुझे समझाते रहे कि परीक्षाएं समाप्त होने तक सावधानी से रहना, कोशिश करो कि अपने आप को समीर से दूर रखो, क्योंकि ऐसा कुछ मत करना कि मैं इस स्थिति को संभाल ना पाऊं। तुम्हारे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हारे पेपर्स खत्म होने के बाद मैं आऊंगा और समीर से मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो देखा
कि आज समीर कॉलेज नहीं आया है। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि रश्मि, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं कमरे में रहकर ही पढ़ाई करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक है तो प्लीज़ तुम भी पढ़ाई में अपना मन लगाओ। मैं हॉस्टल आ गई और परीक्षा की तैयारी में लग गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समीर मुझसे सीनियर था तो उसकी कक्षाएं अलग चलती थीं। कॉलेज साथ में आते जाते, खाली समय में हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते। मेरी और अपनी पढ़ाई को लेकर समीर बहुत ही गंभीरता से पेश आता था। कभी कभी मेरा मन थोड़ा चंचल हो जाता। मैं अचानक से उसे कस कर गले लगा लेती। वह भी प्यार से मुझे गले लगाकर मेरे सिर पर हाथ फेर देता और उसका मेरे सिर पर हाथ फेरना मेरे अंदर अमृत भर देता। मैं थोड़ी देर उसकी धड़कनों के पास अपना कान लगाकर उन्हें सुनती रहती और फिर हम पढ़ने लग जाते। समीर की पूरी कोशिश होती कि हम कभी एकांत में ना मिलें। मैंने देखा कि प्यार और परिस्थितियां इंसान को कितना बदल देती हैं। जब समीर को पहली बार मैंने देखा था, उसमें और आज के समीर में कितना बड़ा अंतर आ गया है। आज वह एक जिम्मेदार और विनम्र स्वभाव का शांत समीर बन गया है। उसकी अकड़ और गुस्सा जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई है। मैं समीर में कुछ बदलाव महसूस करने लगी। बदलाव मेरे प्रेम के प्रति नहीं। उसकी आंखों में झांकती तो वहां मेरे लिए अथाह प्रेम था। वह मेरे सिर पर हाथ रख देता तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। इतना प्रेम था उसके स्पर्श में, लेकिन फिर भी वह बहुत चुप रहने लगा था। उदासी उसके चेहरे पर और बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद घर की जिम्मेदारी और परीक्षा के तनाव में है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा और हम दोनों एक दूसरे को पढ़ने का पूरा मौका देते। बहुत ही मेहनत और लगन से अपनी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे थे। हमारी परीक्षाएं शुरू हुई और जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, समीर की उदासी और बढ़ती जा रही थी। अब वह बहुत ही कमजोर लगने लगा था। मुझे शंका थी कि कहीं डॉक्टर सिद्धांत ने समीर से मिलकर कुछ कहा तो नहीं। आज हमारा लास्ट पेपर खत्म हुआ तो मैंने हंसते हुए प्यार से समीर से मैं बोली, अब मैं तुम्हारे किसी वादे के बंधन में नहीं बंधी हूँ। आज तुम्हारा पूरा समय मेरा है। हम इतने दिन जो दूर रहे हैं, वह सारी कमी तो पूरी करोगे ना? विश्वास दिलाती हूँ, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। समीर ने हंसकर मुझे गले से लगा लिया। पेपर देकर हम मंदिर पहुंचे और बड़ी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। समीर का हाथ पकड़कर और उसके पास बैठकर, उसके कंधे पर सिर रखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और शांति मुझ में समा रही है। इतनी शीतलता थी उसके साथ में कि मनुष्य के मन से सारे दोष ही निकल जाएं, सारी तड़प मिट जाए, मन बिल्कुल शांत हो जाए। शाम हो गई और हमें पता ही नहीं चला। समीर मुझे मेरे हॉस्टल छोड़कर अपने कमरे पर चला गया। रात में डॉक्टर सिद्धांत का फोन आया कि मैं लखनऊ आ गया हूँ और शेखर के रूम पर रुका हूँ। कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। जाने क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल बहुत जोर से घबराने लगा। मैं रात भर सोई नहीं। अगले दिन डॉक्टर सिद्धांत ने एक रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया। मैं आज ही समीर से बात करूंगा और समस्या का कुछ हल निकालने का प्रयास करूंगा, लेकिन तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस 2-3 दिन में तुम समीर से नहीं मिलोगी। मैंने पूछा कि क्यों? तो डॉक्टर सिद्धांत बोले कि मुझ पर भरोसा है ना, तो जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। जो भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए करूँगा। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं जानती थी कि समीर से बिना मिले मैं रह ही नहीं सकती हूँ। मैं अपने हॉस्टल आ गई। मैं बहुत परेशान, बहुत घबराई हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और मुझे मालूम भी नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इतनी बड़ी मुश्किल मैं अकेले नहीं संभाल पा रही थी। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि डॉक्टर सिद्धांत समीर से बात कर चुके होंगे, तो क्यों ना मैं समीर से ही बात कर लूं। समीर को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरे घर का कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए आज दिन भर मैं बहुत व्यस्त हूँ। शाम को तुमसे मिलूंगा। किसी तरह मैं बड़ी बेचैनी से अपना दिन काटा और शाम को समीर को फ़ोन लगाने लगी।
समीर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। रिक्शा पकड़कर चुपचाप मैं समीर के कमरे पर पहुंच गई। मैंने देखा कि उसके कमरे पर मेरे पापा, डॉक्टर सिद्धांत, शेखर और समीर चारों ही बैठे हुए हैं। पापा गुस्से से समीर से बात कर रहे थे। समीर भी बिना डरे लेकिन शालीनता के साथ खड़ा था। मुझे वहां पर देखते ही मेरे पापा अपना धैर्य खो बैठे। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर खींचते हुए मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझसे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम इसके कमरे तक आती जाती हो। समीर ने पापा से मेरा हाथ छुड़ाया और मेरे आगे खड़ा हो गया और बोला, अंकल जी हाथ जोड़ता हूँ, इसे आप कुछ मत कहिए। गलती तो मेरी है। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन अब इसके बाद आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। मैंने पीछे से समीर को पकड़ लिया। मुझे मेरा सहारा मिल गया था। मैं समझ गई कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। पापा ने कहा कि इतनी देर से मैं तुमको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, लेकिन शायद शराफत की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आती। अगर मैं अपने पर आ गया तो धरती पर तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। समीर ने कहा, अंकल मैं मरने से नहीं डरता। मेरी जिंदगी बाकी है तो आप क्या, कोई भी मुझे नहीं मिटा सकता। लेकिन प्यार किया है तो निभाऊंगा। मुझे रश्मि की परवाह है। मैं उसे पढ़ लिख कर जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं रश्मि को वैसा ही सुख सुविधा दूंगा जैसी आपने दी है। आप पिता हैं, लेकिन मेरा भी रश्मि से जन्मों का नाता है। उसके ऊपर दुख की परछाई भी नहीं आने दूंगा। समीर चट्टान की तरह मेरी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा था। हर लड़की का ऐसा ही सपना होता है कि उसका पति मजबूत इरादे वाला हो और उसके लिए किसी से भी मुकाबला करने वाला हो। मेरे पापा ने मुझे जोर से डांट कर कहा, रश्मि इधर आओ मेरे पास। अब मुझ में कुछ हिम्मत आ गई थी। मैं हाथ जोड़कर समीर के पीछे से सामने आई और कहा, पापा आप हमारी बात मान लीजिए। हम आपके बच्चे हैं। हमारी खुशी हमसे मत छीनिए। और समीर से दूर रहकर मैं कभी भी खुश नहीं हो सकती हूँ, चाहे सारी दुनिया की दौलत ही मुझे क्यों ना दे दे। पापा के गुस्से से मैं थर थर कांपती थी। आज अपने प्यार के लिए अपने पापा के सामने खड़ी थी। थोड़ी देर मेरे मेरे पापा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने समीर से कहा, ठीक है, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे अपने पापा से किसी भी प्रकार के धोखे की आशा नहीं थी। मैं कमरे से बाहर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में शेखर बाहर आया और उसने मुझसे कहा, देखो रश्मि, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। बात की गंभीरता को समझो। समीर के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है, जिसे वह उम्र भर नहीं उतार पाएगा और इसमें वर्षों लग जाएंगे। इसके पहले वह तुमसे विवाह नहीं कर पाएगा। डॉक्टर सिद्धांत तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह सब कुछ जान समझ कर तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। यदि इन्होंने मना कर दिया तो तुम्हारे पापा जल्दी ही तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए बात को समझो। तुम समीर के लिए मुसीबत मत बनो। अब मैं रोने लगी। भाग कर कमरे में पहुंची तो देखा कि समीर चुपचाप एक कुर्सी पर हताश बैठा है। मैंने पापा के पैर पकड़ लिए। कहा कि पापा इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। मैं जानती हूँ समीर आपके डर से मेरा साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन जरूर आपने किसी और तरह से उसे धमकाया है। मैं मर जाऊंगी पापा। जब आपकी बेटी जिंदा ही नहीं रहेगी तब आप किसका विवाह करेंगे। पापा ने मुझसे कहा, यदि समीर तुम्हारे रास्ते से नहीं हटता तो उसके छोटे भाई बहनों और उसकी माँ को मार दूंगा। यदि तुम उन सब की सलामती चाहती हो तो तुम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अब मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। मैं समझ गई कि समीर चुपचाप क्यों खड़ा है, क्योंकि इस समय उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे प्यार की खातिर वह मेरे अमीर पिता से मुकाबला करे। अभी तो उस बेचारे की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। मेरे प्यार से बढ़कर उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। वह इतना गैर जिम्मेदार नहीं था कि मेरी खातिर वह अपनी माँ और भाई बहनों की जिंदगी दांव पर लगा दे। निराश होकर वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैंने पहले भी दूसरे लोगों
से अपने पापा की जिद और उनके कठोर व्यवहार के बारे में सुना था। बहुतों की जिंदगी बर्बाद की थी उन्होंने, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आज उनका यह भयानक रूप देखकर मैं बहुत दुखी हुई। अपने पापा के लिए समीर को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती थी। मैं समीर के पास जमीन पर ही बैठ गई, उसको अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, समीर, मुझे कोई सुख साधन नहीं चाहिए, तुम्हारी बाहों में ही मेरा स्वर्ग है। तुमसे दूर रहकर दुनिया की सारे सुख साधन मेरे लिए नर्क के बराबर हैं। समीर ने भी मुझे कस कर पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि अब वह लाचार है। हमारे अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। समय हमारे साथ धोखा कर चुका था। हमारी किस्मत में बस यही और इसी पल तक का साथ लिखा। पापा ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे वहां से ले गए। जाते जाते मैंने समीर से कहा, समीर, अपना ख्याल रखना। मेरे शरीर को कोई कहीं भी ले जाए, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा दिल जिंदगी भर तुम्हारा रहेगा। अपने परिवार का ध्यान रखना। तुम अपने जीवन में जितना आगे बढ़ोगे, समझना कि बस वही मेरी खुशी है। मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी पटना के लिए रवाना हो गई। मैं वीरान आंखों से जाते जाते यूनिवर्सिटी की सड़कों पर आज फिर एक बार समीर को खोज रही थी। मैं पटना चली गई। पापा ने कहा, चुपचाप शादी की तैयारी में लग जाओ। देखते देखते मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे दुल्हन के जोड़े में तैयार कर दिया गया और कहा गया कि जयमाल के लिए चलो। मैंने अपने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जैसे मीरा ने तुम्हें अपना पति मानकर अपने हृदय में तुमको बसाकर किसी राजा से विवाह किया था, तुम तो जानते ही हो कि मेरे तन और मेरे मन पर समीर का ही नाम लिखा है। मीरा की तरह ही मैं अपने हृदय में समीर को बिठाकर किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। मैं पाप की भागीदार नहीं हूँ। तभी सबसे छुपते छुपाते वहां शेखर आ गया। उसके हाथ में समीर का पत्र था जो उसने मेरे लिए लिखा था। मैंने धड़कते दिल से उसे पढ़ा। समीर ने लिखा था, रश्मि, तुम्हारे लिए कागज पर लिखा हुआ यह मेरा अंतिम पत्र है। वैसे जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपने हृदय में अनगिनत बार तुम्हें पत्र लिखूंगा और तुम्हारे हृदय तक पहुंचाऊंगा। तुम सदा मेरे एहसास में रहोगी क्योंकि तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। रश्मि, अपने श्री राधा कृष्ण को देखो। अनंत और शाश्वत प्रेम है उनका, जिसके लिए शरीर के मिलन की आवश्यकता नहीं। वह दोनों भी तो जिंदगी भर साथ नहीं रहे, लेकिन उनका प्रेम अमर है। प्रेम शरीर के मिलन की भावना नहीं है, बल्कि दिल के मिलने की भावना है। हमारा प्रेम तो जन्मों का है, फिर यह थोड़े से कुछ वर्ष हमारे प्रेम को कम नहीं कर सकते। तुम विवाह करो, अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, उनकी मर्यादा का ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य में बंधा हूँ। हमारा शरीर भले ही इस जन्म में कभी ना मिले, लेकिन हमारा मन हमेशा एक साथ रहेगा। अपने अंदर महसूस करो, मैं तुम ही हूँ और तुम मैं ही हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। पूरा पत्र मेरी आंसुओं से भीग चुका था। मेरा विवाह हो गया। मैं बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह बेजान और शांत बैठी थी। कब क्या रस्म हो रही थी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। जो जैसा कह रहा था मैं चुपचाप वैसा ही करती जा रही थी। शादी हो गई और जिस होटल में हमारी शादी थी, वहीं पर एक कमरे में हमारी सुहाग रात की तैयारी की गई थी। मैं कमरे में पहुंची। कई दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। सदमा इतना गहरा था कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और बस अब शरीर ने भी साथ नहीं। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैं चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सिद्धांत को बुलाया गया। वह दौड़ कर आया, मुझे किसी तरह से होश में लाया। उन्होंने मुझे ग्लूकोज पिलाया और आराम करने के लिए कहा। अब सभी लोग जा चुके थे। अब कमरे में बस मैं और डॉक्टर सिद्धांत बचे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कपड़े बदल लो और सो जाओ। मैं चुपचाप डॉक्टर सिद्धांत को देख रही थी। उनकी आवाज में इतनी कड़क और क्रोध था कि मैं घबरा गई। उनकी आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल और आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मुबारक हो रश्मि, तुमने बताया नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो।
मैं एकदम से चौंक गई। एक बार तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ही पल मुझे वह रात याद आई जब मैं और समीर एक हुए थे। इस समय की परिस्थितियों से तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ में समीर का प्रकाश भर गया है। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस किया कि यह समीर का अंश है। मुझे जीने का एक सहारा मिल गया था। मेरा मन खुशी से झूम रहा था। मैंने अपने कान्हा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे बचा लिया और समीर के रूप में उसका अंश मेरे गर्भ में डाल दिया। अब समीर मुझसे दूर नहीं था। अब मैं जिंदगी में किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती थी। मैंने देखा कि अचानक से डॉक्टर सिद्धांत के तेवर बदल गए। उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर झकझोर कर कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? धोखा दिया है मुझे। क्यों नहीं बताया कि समीर के साथ तुम्हारा संबंध इस हद तक था कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा कि सिद्धांत, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और समीर अलग नहीं थे। हमारे शरीर और हमारी आत्मा एक थी, एक है और हमेशा एक रहेगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैंने देखा कि डॉक्टर सिद्धांत के चेहरे पर एक अलग ही हैवानियत सा पागलपन का भाव था। एक पल के लिए उसका वह रूप देखकर मुझे बहुत डर लगा। डॉक्टर सिद्धांत कहने लगा कि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता था। मैं सोचता था कि मैं तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लाऊंगा। मैं इसी आशा में जी रहा था, क्योंकि तुम्हारे पापा भी मुझे बहुत पसंद करते थे। मैंने उसके आगे अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई थी। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में जब तुम यूनिवर्सिटी से घर आई, मैं जानता था कि अब तुम आई होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए मामा के घर आ गया। कुछ दिन बाद समीर भी आ गया था। समीर और शेखर छत पर जाते। समीर घंटों छत पर बैठा रहता। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने समीर की निगरानी शुरू की। तो मुझे तुम लोगों के का खेल समझ में आ गया। मैं बहुत घबरा गया। यह क्या हो गया? मैं तुम्हें खो नहीं सकता था, चाहे उसके बदले मुझे किसी को समाप्त कर देना पड़े। शेखर से मैंने पूछा तो उसने सारी बात मुझे बताई। जब तुम्हारी छुट्टियां खत्म हुई तो मैं भी लखनऊ पहुंच गया। मैं समीर के बारे में और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता किया। उसके बाद तुम्हारे ही क्लास के एक लड़के से, जो पटना का ही है, मैं तुम्हारे पिता तक तुम्हारे और समीर के प्रेम कहानी पहुंचा दी। तुम्हारे पापा तुमसे मिलने लखनऊ पहुंच गए और तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर पटना आए, मैं जानता था कि इस समय लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। मैं तुम्हारे पापा से मिलने उनके ऑफिस गया और उनसे खूब अच्छे से बातें करने लगा। उनका हाल चाल पूछा। मैंने कहा कि अंकल जी, आपका चेकअप भी कर देता हूँ। आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, मुझे बताइए, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। इस तरह से उन्हें अपने विश्वास में ले लिया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन मुझे समीर की बात नहीं बताई और मैंने मंजूर कर लिया। उनका पैर छूकर कहा कि आपका साथ मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से हमारी सगाई की तारीख पक्की हो गई। जब तुमने मुझे समीर के बारे में बताया, तब मैंने तुम्हें स्पष्ट किया कि मैं समीर को जानता हूँ और तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। सिद्धांत मेरे पास आया और मेरे कंधे को जोर से पकड़कर दबाया। मैं कराह उठी। मैंने कहा कि सिद्धांत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। उसने कहा कि इससे कहीं ज्यादा दर्द मेरे दिल में हुआ है और अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी बेगैरत लड़की हो कि शादी से पहले किसी लड़के से संबंध बनाओगी, नहीं तो कभी तुम्हारी शादी नहीं करता। तुमने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, लेकिन तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा, बदला लूंगा। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें समीर से छीन लिया, लेकिन तुमने ही मेरे साथ धोखा किया। मैं अपनी जगह पर बैठकर डॉक्टर सिद्धांत को देख रही थी। वह बोलता जाता, गुस्से से उसका मुंह तमतमाया हुआ था, कभी रोता कभी चिल्लाता। मैंने महसूस किया कि वह एक नॉर्मल इंसान नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान अपने साथ ऐसा नहीं करता। मुझे तो वह एक मानसिक रोगी जैसा लगा। वह कभी मुझे जोर से झिंझोड़ देता,
कभी धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देता। और आखिर में उसने कहा कि आज अगर तुम्हारे अंदर समीर का बच्चा ना पल रहा होता तो मैं तुम्हें आज जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाता। तुम्हारे बच्चे की बात जानकर मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना ही समीर के इस सपोले को। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसे बच्चे को जीने नहीं दूंगा। अब मैं घबरा कर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि सिद्धांत, अभी मैं बाहर निकलकर सबसे यह बात बता दूंगी, तुम्हारी पूरे समाज में बेइज्जती होगी। तुम्हारी पत्नी पहले से ही प्रेग्नेंट है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। यह बच्चा मेरी जिंदगी है, इसे मैं किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं होने दूंगी। इसे बचाने के लिए मैं किसी हद तक जाऊंगी। इसलिए तुम ऐसा सोचना भी मत कि मेरे बच्चे को तुम समाप्त कर सकते हो। उसने कहा, जब तक यह बच्चा तेरे पेट में है, तेरा शरीर मेरे लिए पाप है। मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने मुझे धक्का देकर जोर से बिस्तर पर गिरा दिया और सोफे पर बैठकर उसने खूब शराब पी, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहा और सो गया। मैं सोच रही थी कि कैसे कैसे इंसान हैं जो मुखौटे पहनकर दूसरों को ठग लेते हैं, लेकिन मैं किसी से क्या शिकवा करूं। मुझे तो मेरी किस्मत ने ठगा है। मेरी नींद तो गायब हो चुकी। अब मेरी आंखों के सामने सारा मंजर स्पष्ट हो चुका था कि यह सारी साजिश डॉक्टर सिद्धांत की रची हुई थी। क्यों पापा अचानक से लखनऊ पहुंच गए थे? क्यों पापा मुझे जोर जबरदस्ती करके पटना ले गए थे? इन सब के पीछे डॉक्टर सिद्धांत का हाथ था। वह बचपन से मुझे प्यार करता था। वह उसका जुनून था, पागलपन था, क्योंकि वह एक मानसिक रोगी है। यह प्यार नहीं था। जिससे प्यार होता है उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। प्यार तो मुझे समीर करता था, जिसने मेरे और अपने परिवार के प्यार की खातिर इतना बड़ा गम उम्र भर के लिए गले से लगा लिया। मैं रात भर जागती रही, अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं हर हाल में इस बच्चे को बचाऊंगी। यह मेरा समीर है। और मैं अपने बच्चे को अपनी बाहों में महसूस करते हुए लेट गई। साथियों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे जीवन का संघर्ष अभी बाकी है। क्या समय के थपेड़ों ने मुझे तोड़ दिया? क्या मेरा और समीर का प्यार बस यहीं तक था? मेरे बच्चे का क्या हुआ? हमारे प्यार की इंतहा जानना अभी बाकी है। इस कहानी का क्लाइमेक्स आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा। यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग मैं शीघ्र ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।